हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्लेम्स कोचिंग देहरादून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं आपको सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसलिए करवा रहा हूं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है आप तभी तैयारी शुरू कर लेते हैं, लेकिन तब आपको अच्छा सा टाइम नहीं मिल पाता है अपना सिलेबस कवर करने के लिए। और आपको जो टाइम है उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपके लिए 2025 का जो आपका पेपर हुआ है, आपका पेपर 2, उसकी तैयारी करवा रहा हूं। और साथ ही साथ जो पेपर के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों में, उनका एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो 2025 का जो पेपर है आपका, उसका सीडीपी का पोर्शन लेकर के आया हूं। और मैं आपको सीडीपी कंप्लीट जो सीडीपी है आपकी, उसकी तैयारी करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का जो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आपको यहां पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास। पहला क्वेश्चन था, प्रत्येक बच्चा संगीत नहीं सीख सकता, यह कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। एवरी चाइल्ड के नॉट लर्न म्यूजिक विद विद विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। इन ऑप्शनों को भी आप एक बार रीड कर लीजिए और एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपके पास जो ऑप्शन देता है वह ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको आंसर जो आपके आंसर होते हैं उनसे मिलते जुलते रहते हैं और आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से एक बार क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा संगीत नहीं सीख सकता है। ऑप्शन के हिसाब से हम यहां पर देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। थर्ड ऑप्शन है, व्यक्तिगत विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। लास्ट ऑप्शन है आपके पास, विकास दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। तो यहां पर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा भाई कि हर एक बच्चा गाना नहीं गा सकता, संगीत नहीं सीख सकता है, क्योंकि हर एक इंसान में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। अब जैसे मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूं, आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूं, तो हर कोई सीडीपी नहीं पढ़ा सकता है। हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, यहां पर देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान, समान तो नहीं होता है, सब में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। यहां पर पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन है आपका वो यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा यहां पे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। अब यहां पर विकास जो ग्रोथ है आपकी, जो डेवलपमेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पे तो हम संगीत सीखने की बात हो रही है। संगीत जो है प्रत्येक बच्चा नहीं सीख सकता है, इसकी बात हो रही है। इसमें डेवलपमेंट या ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब यह ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अगला क्या है, व्यक्तिगत विविधता का सिद्धांत। यहां पर इससे आपको पता चल रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति में विविधता होती है। कोई अच्छा पढ़ा सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। हर में एक अलग अलग टैलेंट होता है। हर कोई सभी काम नहीं कर सकता है। तो यहां पर इसमें यही जो पूछा गया था आपको, व्यक्तिगत जो विविधता होगी, यानी कि जो व्यक्तिगत विविधता
इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होंगे, इनके कारण ही सभी बच्चे संगीत नहीं सीख सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा था? विकास दिशा का सिद्धांत। अब यहां पर डेवलपमेंट डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो यह ऑटोमेटिक ही आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यहां आपको समझाते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेकंड जो क्वेश्चन आ रखा था हमारे पास, वो आ रखा था क्या? एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए, वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? Which of the following is not the characteristic of the student of disadvantaged group? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? निम्न स्तर का आत्मसम्मान, सामाजिक दक्षता, व्यवहारिक समस्या, भाषा संबंधी समस्या। अब यहां पर बात हो रही है वंचित वर्ग की। जो विद्यार्थी वंचित वर्ग से होते हैं, वंचित वर्ग से आप लोग क्या समझते हैं? वंचित वर्ग का मतलब है कि उनको शिक्षा से अलग रखा गया है। आई बात समझ में? अब ऑप्शन के हिसाब से हम क्वेश्चन को समझेंगे। ऑप्शन में पहला बोल रहा है कि निम्न स्तर का आत्मसम्मान होता है। तो जो वंचित वर्ग के बच्चे होंगे उनमें निश्चित रूप से जो है निम्न स्तर का क्या होगा? आत्मसम्मान होगा। आत्मसम्मान कब बढ़ता है भाई? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जब हम बहुत सारे लोगों के बीच खड़े होते हैं, तब आपको लगता है कि भाई आपके अंदर भी कुछ आत्मसम्मान है। जब आप अच्छी सी शिक्षा ले लेते हैं, अच्छी सी पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। तो यहां पर जब तक आप अच्छे समाज में नहीं रहोगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं बढ़ने वाला। तो इसका मतलब यहां पर हमको क्या, यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में नहीं नहीं पूछा गया है। तो ये ज्यादातर बच्चे इस तरीके के क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? नहीं। यानी कि जो गलत ऑप्शन होगा वही आपका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर देखिए निम्न स्तर का आत्मसम्मान। दूसरा ऑप्शन देखिए सामाजिक दक्षता। थर्ड ऑप्शन क्या बोला है? व्यवहारिक समस्या, भाषा संबंधी समस्या। तो यहां पर समस्याएं तो बिल्कुल होंगी। अब समस्याएं हो रही हैं तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और पहला वाला भी सही है इसमें। ठीक है, जो सामाजिक दक्षता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो सामाजिक दक्षता होती है, पहले सामाजिक दक्षता को समझ लेते हैं। सामाजिक दक्षता का मतलब होता है कि यह जो सामाजिक दक्षता है वंचित वर्ग के लिए एक मुख्य क्या, एक मुख्य प्रतिकूल सामाजिक विभिन्नता है। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब एक होता है अनुकूल, क्या होता है? एक एक होता है आपका अनुकूल, और दूसरा होता है प्रतिकूल। तो मैं यहां पर प्रतिकूल की बात कर रहा हूं। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? पहले अनुकूल समझ लीजिए। अनुकूल का मतलब कि जैसे आपको सीडीपी की तैयारी करनी है, अब सीडीपी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको एक इन्वायरमेंट दिया जा रहा है ताकि आप इसके अनुकूल ढल जाएं। आई बात समझ में? ताकि आपको ऐसा माहौल मिले कि आप सीडीपी अच्छे से पढ़ लें। आई बात समझ में? मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसके अनुकूलन में ढल जाएंगे। दूसरी बात, यहां पर किसकी बात हो रही है? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है इसके विपरीत। आई बात समझ में? अब मैं विपरीत के बारे में आपको समझाता हूं। विपरीत का मतलब क्या है कि यहां पर आपको सीडीपी की क्लास भी पढ़ाई जा रही है। आई बात समझ में? और साथ ही साथ बगल में जो है आपके इंग्लिश की या पेडागोजी की दूसरे सब्जेक्ट की क्लास भी चल रही है, और वहां की आवाज यहां तक सुनाई दे रही है, और आप लोग अच्छे से यहां पर समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जहां पर आपको समझना चाहिए था वहां पर आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जो
इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया और आपका दिमाग जो है इधर उधर भटकने लग गया, तो यह आपके क्या हो जाएगा, प्रतिकूल इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सामाजिक दक्षता होती है, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि समाज के द्वारा, अब यहाँ पर वंचित वर्ग से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वंचित वर्ग की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जैसे SC ST OBC, ऐसे वंचित वर्ग होते हैं जिनको बहुत पहले की अगर हम बात करें तो इनको शिक्षा से दूर रखा जाता है, इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, इनको जो है समाज से बहुत सारी चीजों से इनको जो है परेशानियां उठानी पड़ती थी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सामाजिक दक्षता है यह विशेषता नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समावेशी शिक्षा आधारित। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए समावेशी शिक्षा होती क्या है भाई। समावेशी जो शिक्षा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, क्या, विभिन्न प्रकार के, अब बच्चे एक ही टाइप का नहीं होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई मध्यम स्थिति का होता है, कोई उच्च जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, जो एकदम से आपकी बातों को एकदम से समझ लेता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको सबको एक साथ शिक्षा प्रदान करना यहाँ पर क्या कहलाता है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, ठीक है, ये तो मैंने आपको समावेशी जो शिक्षा है जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं ये समझाया। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, जो समावेशी शिक्षा है वह आधारित है, किस चीज पर आधारित है, वो हमको ऑप्शन से बेटर समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखिए पहला जो ऑप्शन है शून्य स्वीकृति के सिद्धांत पर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि विभिन्न प्रकार के बच्चों को, किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को लिखने में दिक्कत होती है, कोई कम सुनता है, आई बात समझ में, विभिन्न प्रकार के बच्चे एक क्लास में होते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि सभी टाइप के बच्चों को एक साथ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इस टाइप के शिक्षा को बोलते हैं हम इंक्लूसिव या समावेशी शिक्षा। अब बात करते हैं ऑप्शनों की। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको क्या बताया, शून्य स्वीकृति सिद्धांत, बिल्कुल है भाई शून्य, बिल्कुल भी कोई रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही कही है, ठीक है। और ऑप्शनों को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा नजदीक होता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम किसकी, जीरो रिजेक्शन की, तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, विशिष्ट कक्ष में शिक्षा प्रदान करने के सिद्धांत पर। अब विशिष्ट कक्ष की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या विशिष्ट कक्षा क्या होती है कि भाई मैंने डिमांड रख दी कि मुझे सारे अच्छे बच्चे चाहिए, जो पढ़ने में अच्छे हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या ऐसा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन में? मैंने आपको समावेशी शिक्षा में क्या बताया कि सभी बच्चों को साथ लेकर के हमें अपनी जो शिक्षा है उसको करनी है भाई, आपको पढ़ाना है हमको सभी बच्चों को। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको एकदम से समझ में नहीं आता है, उनको एग्जाम्पल दे करके समझाना पड़ता है डिटेल में, कुछ विजुअलाइज दिखा करके, कुछ कहानियां बना करके उनको समझाना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एकदम से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई भाई कि विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट जो है आपके लिए क्या होगी, आपने कि चुन लिया कि भाई मुझे अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए और बच्चों को मैं नहीं पढ़ाने वाला, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीमित अवसर के सिद्धांत पर। अब लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, अब ऐसा थोड़ी है कि किसी को हम बहुत सारा मौका दे रहे हैं और किसी को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि भाई ये मेरा रिश्तेदार का बच्चा है तो मैं इसको इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा, इसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और जो अदर बच्चे हैं उन पे ध्यान नहीं दूंगा, ये तो गलत बात होगी ना। तो इंक्लूसिव यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वह इसके बिल्कुल खिलाफ होती है।
दूसरा क्या है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, वो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन स्पेशल क्लासरूम, ये क्या होगा आपका यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, सीमित वाला, सीमित अवसर के सिद्धांत पर, और उपरोक्त वाला भी गलत हो गया। तो यानी कि यहाँ पर शून्य अस्वीकृति के सिद्धांत पर, यानी कि हमें जो है कैसा भी बच्चा मिल जाए हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। आई बात समझ में, ये आपका क्या होगा, समावेशी शिक्षा होगा। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताया मैंने आपको, हाँ बता दिया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर की अगर हम बात करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहे होंगे क्लियरली। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर की। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसका यूज किसके कारण होता है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ऑप्शन से आपको आंसर चूज करना है। यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान केवल विद्यार्थियों की प्रगति जानने हेतु। दूसरा क्या है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान केवल शिक्षकों की प्रगति जानने हेतु। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों व विद्यार्थियों की प्रगति जानने हेतु। और डी वाला जो ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन क्या है, वो है अनुदेशात्मक प्रक्रिया से पूर्व विद्यार्थियों की प्रगति जानने हेतु। तो रचनात्मक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शनों में आप लोग को दिख रहा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया। ठीक है, क्या, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ठीक है, पहले इसके बारे में जान लो ये होती क्या है, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। क्योंकि जब तक आप वर्डों को, शब्दों को जो ऑप्शनों में दिए हैं वो नहीं समझ पाएंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इज दैट क्लियर। यहां पर देखिए शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है सीडीपी में। तो यहां पर अनुदेशात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं, जो चीज आपको अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव के आधार पर जो चीज आपने सीखा है उसकी आवश्यकता का जो विश्लेषण हम करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में समझ आ रहा है, कितनी मात्रा में नहीं। जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उसका विश्लेषण अगर हम कर रहे हैं तो वो किसके कारण होता है, वो करते हैं हम किसके कारण, वो करते हैं अनुदेशात्मक प्रक्रिया के कारण। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अनुदेशात्मक प्रक्रिया को समझ लिया हमने। यहाँ पर हम करने वाले हैं कि जो रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ कीवर्ड बता देता हूँ। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं इसके कारण आप इजिली करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमेशा जो आपका पेडागोजी या सीडीपी है इसमें कीवर्डों का बहुत ज्यादा रोल होता है। यहां पर देखिए केवल शब्द का यूज किया है। जहां पर भी आपको ओनली शब्द का यूज दिखेगा, ओनली वर्ड का यूज दिखेगा, इसका मतलब ये नेगेटिव वर्ड होता है। और नेगेटिव वर्ड वाला जो ऑप्शन होता है वो आपका क्या होता है, गलत ही होता है, रॉन्ग ही होता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है आपका। दूसरा देखिए, दूसरे में भी आपको यहाँ पर केवल दिख रहा है। आपको पूरा पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये नेगेटिव कीवर्ड होते हैं तो ये ऑप्शन आपको एलिमिनेट पहले से ही करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास, थर्ड ऑप्शन है अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों व विद्यार्थियों की प्रगति जानने हेतु। अब यहां पर क्या कह रहा है कि शिक्षकों व विद्यार्थियों की प्रगति, और
जो आप लोग सीख रहे हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, अभी सीखने के टाइम पे, ड्यूरिंग, इस टाइम पे, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ठीक है, तो इस टाइम के दौरान पे जो मैं आपको समझा रहा हूं इस समय, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, शिक्षक हो गया या विद्यार्थी हो गए, इनकी प्रगति जानने हेतु अनुदेशात्मक प्रक्रिया, ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। ऐसा तो इसमें यही तो हम सीख रहे हैं, जो आपके अनुभव हैं, जो चीज आपने सीखी है, आई बात समझ में, तो इसके अनुभव या आपकी एजुकेशन के माध्यम से जो चीज आप लोग सीख रहे हैं, इसका अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण का मतलब कि आप लोग देख रहे हैं कि सही से आपको समझाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या, टीचर अच्छे से पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, अनुदेशात्मक प्रक्रिया से पूर्व विद्यार्थियों की प्रगति जानने हेतु। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ाने से पहले क्या मुझे आपकी प्रगति देखनी चाहिए? ठीक है, नहीं देखनी चाहिए, मुझे तो जो चीज आपको पढ़ाना है उसको समझाऊंगा ना। अभी इसी टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं अभी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोर के सामाजिक विकास को इंगित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट सोशल डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंट? ठीक है, जो एडोलसेंट है उसके बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं किशोरावस्था की। तो जो किशोरावस्था होती है भाई, किशोरावस्था की हम बात कर रहे हैं, तो पहले इसकी एज में आपको बता देता हूं, जो किशोरावस्था होती है हमारी, वह किशोरावस्था जो होती है वह 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों की होती है किशोरावस्था, ठीक है, कब? 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को बोलते हैं हम किशोरावस्था, इस अवस्था वो को ही बोलते हैं किशोरावस्था। ऑप्शन में क्या कह रहा है भाई? ऑप्शन में कह रहा है किशोर धार्मिक विचारों से प्रभावित होते हैं। क्या 10 साल से 19 साल के बच्चे को धार्मिक, जो आपकी यहाँ पर क्या कह रहा है, हाँ, जो धार्मिक विचारों से प्रभावित होते हैं, तो क्या 10 साल से 19 साल के बच्चों में धार्मिक के कारण क्या उनके विचार जो है प्रभावित होते हैं? क्या उनमें कुछ परिवर्तन आता है? 10 साल से 19 साल के बच्चों को तो पढ़ाई करनी चाहिए, उनको धार्मिक चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब जो यहाँ पर किशोर धार्मिक विचारों से प्रभावित होता है, बिल्कुल नहीं होता है भाई, उसको धार्मिक से इस एज में कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यह तो इस बच्चे का स्कूलिंग टाइम है ना। तो स्कूलिंग में आप एजुकेशन लेते हैं या धर्म के विरोध में आप खड़े हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? किशोर अपने साथियों के समूह से प्रभावित होता है। अब भाई बच्चा जिस ग्रुप में रहेगा, जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, उसके जिस तरीके के दोस्त होंगे, जैसे पढ़ने वाले दोस्त हैं, तो वो भी पढ़ने में जो है उसका इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत बिगड़ैल होते हैं, पढ़ने में भी नहीं होते हैं, और अगर आप ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं तो क्या आप सीख पाएंगे? आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो साथियों का बड़ा रोल रहता है बच्चों के जीवन में। तो इसका मतलब ये तो हमारा सही लग रहा है, और ऑप्शनों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। किशोर सही व गलत के विषय में सजग नहीं रहता है। अब 10 साल से 19 साल का बच्चा, क्या इसको नहीं पता कि मुझे पढ़ाई करनी है? क्या इसको नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? बिल्कुल इनकी समझ डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि जिस इन्वायरमेंट में जैसा उसका फ्रेंड सर्कल होगा, वह उसको उसी तरीके से क्या करेगा, इफेक्टिव करेगा, प्रभावित करेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट
आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चा जो लिखने में कठिनाई महसूस करता है उसकी अक्षमता कहलाती है। अ चाइल्ड हु फील्स डिफिकल्टी इन राइटिंग हिज डिसेबिलिटी इज नोन एज। जिस बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है तो यह किस प्रकार की अक्षमता होती है? यहां पर देखिए ऑप्शनों से आपको बेटर समझ में आएगा। डिसलेक्सिया, सेकंड ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या उपरोक्त कोई नहीं। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, हर साल आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। अगर डिसलेक्सिया की हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के बच्चे को जो है पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या? इस प्रकार के बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पढ़ने में दिक्कत। पढ़ने में दिक्कत का मतलब क्या है कि यह शब्दों में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अगर मैंने बी लिख दिया और डी लिख दिया तो इसको पहचानने में दिक्कत होगा कि कौन सा बी है कौन सा डी है, ये कंफ्यूज हो जाएगा। इस प्रकार का जो डिसेबिलिटी होती है इस प्रकार के बच्चों में कि वह शब्दों को पहचानने में दिक्कत आती है इस प्रकार के बच्चों को, ठीक है। दूसरा क्या है? डिसकैलकुलिया। इसका मतलब है कैलकुलेशन से मतलब है जो गणित गणित में जो कैलकुलेशन करते हैं, जो नंबर हैं, गणित अंकों अंकों को पहचानने में दिक्कत, को पहचानने पहचानने में दिक्कत, यानी कि जो गणित के नंबर होते हैं, जो नंबर्स होते हैं आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार के नंबरों में कंफ्यूजन होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, समझ नहीं पाता है। तो यहां पर इस प्रकार की डिसेबिलिटी क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगला क्या है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है कि यहां पर बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, राइटिंग में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत होती है भाई। तो तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी। क्या लिखा हुआ है? डिसलेक्सिया। पहला क्या है? डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? डिसकैलकुलिया, यानी कि नंबरों को पहचानने में दिक्कत होती है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। आई बात समझ में? डिसग्राफिया यानी कि लिखने में दिक्कत। तो हमको लिखने में दिक्कत महसूस होती है बच्चे को, यही हमको पूछा गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधी है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड विद, किसके साथ रिलेट करता है? ऑप्शन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपका। मूर्त चिंतन से, कॉन्क्रीट थिंकिंग से, बी है स्मृति आधारित मेमोरी बेस्ड, सी है अपसारी चिंतन से यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से, अभिसारी चिंतन से यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग से। तो मैं ऑप्शन भी समझा देता हूं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप लोग ऑप्शन नहीं समझेंगे आप लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर पहले बात कर रहे हैं हम किसकी? आउट ऑफ द बॉक्स की बात कर रहे हैं। जो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन की हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग थिंकिंग करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स समझते हैं आप? मेरे समझ से परे, मतलब जो चीज मैं समझ नहीं पाता हूं उसके परे। आई बात समझ में? तो आउट ऑफ द बॉक्स हम जब सोचते हैं, ठीक है, जो चीज मुझे पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हम किसी चीज के बारे में, तो उस चीज के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द बॉक्स। अब यहां पर देखिए क्या बात हो रही है ऑप्शनों में।
मूर्त चिंतन, पहले हम मूर्त चिंतन को समझ लेते हैं। मूर्त चिंतन होता क्या है? मूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो हमने अनुभव किया है, ठीक है, जो चीज हमने समझी है, जो चीज हम बोल पा रहे हैं, जो चीज हम समझ पा रहे हैं, जिस चीज को हम छू सकते हैं, तो वो किस में इंक्लूड होती है? वो होती है मूर्त चिंतन से। इज दैट क्लियर? यानी कि जो चीज हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं, ये चीजें आती है किसमें? मूर्त चिंतन में। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या है? स्मृति आधारित मेमोरी बेस्ड। अब स्मृति आधारित, जो चीज मेरे अंदर पहले से ही इंफॉर्मेशन मैंने पहले से ही इकट्ठा की हुई है, अब उसी के बिहाफ पे क्या मैं उस चीज के बारे में बता सकता हूं? अब जब मुझे पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, जैसे मैं आपको पूछ लेता हूं कि यहाँ पर क्या आप स्मृति, या इसी को पूछ लिया मैंने जैसे मूर्ति चिंतन या मूर्त चिंतन से आप क्या समझते हैं? कॉन्क्रीट जो थिंकिंग है इसके बारे में आप क्या समझते हैं? अब सपोज आपने पहली बार ये शब्द सुना है, आपको पता ही नहीं होगा ना, आपके अंदर तो इंफॉर्मेशन वही होती है ना, जो चीज हम सुनते हैं, समझते हैं, हमें पता होता है उन चीजों के बारे में, वही तो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी रहती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वो चीजें नहीं है जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, उन चीजों के बारे में हमें नहीं पता है, तो क्या आप बता पाएंगे, सोच पाएंगे उस चीज के बारे में? बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है? स्मृति आधारित तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, पहला वाला तो नहीं होगा भाई, दूसरा वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसी के बिहाफ पर ही हम जवाब दे पाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है? अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्या है? प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के बहुत सारे हमने क्या करने हैं? सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है भाई। समाधान करना है हमको, समाधान, क्या करना है? समाधान करना है। तो यानी कि प्रॉब्लम का समाधान, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए कि भाई जो है कोई चीज मैंने आपको दी, ठीक है। अब यहां पर मैंने कुछ चीज आपको दी, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको जो है एक वैज्ञानिक हुए हैं कौन से, जैसे हम ले लेते हैं कोलबर्ग। कोलबर्ग जो वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में बताओ। तो इनके बारे में आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं ना, अलग अलग तरीके से। हर एक बच्चा एक जैसे तो नहीं लिखेगा, हर कोई अपने अपने तरीके से लिखेगा आंसर, ठीक है। तो बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे कोलबर्ग से, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं किसकी? अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी अभिसारी चिंतन की। ये तो था अपसारी चिंतन का मतलब हमारे पास कोई समस्या है, इसका समाधान हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा मैंने आपको बताया अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि भाई मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ गई, इसको समझा लेता हूं प्रॉब्लम से ही। ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बता रहा हूं, और मुझे इसका सटीक आंसर आता है, एक ही समाधान हो सकता है इसका, सटीक, सटीक उत्तर अगर आप दे रहे हैं, सटीक उत्तर अगर आप दे रहे हैं, एक्यूरेट अगर आप आंसर दे रहे हैं, तो वो क्या होता है? आपका अभिसारी चिंतन होता है। क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब मेरे समझ से परे, ठीक है। कोई चीज अगर दे दी गई, तो मैं इसके बारे में अगर चार लोगों को इकट्ठा करके कोई ऐसी चीज दे दी, सब लोग अपने अलग अलग हिसाब से इसको डिफाइन करने में लग जाएंगे। हर किसी का अलग अलग बताने का तरीका अलग होगा कि भाई जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि सीडीपी पढ़ाने का
हर एक टीचर का अलग अलग तरीका होता है, हर एक टीचर अलग अलग वे में पढ़ा सकता है, ठीक है। चीज वही होगी लेकिन आपको पढ़ाने का तरीका अलग अलग मिल सकता है अलग अलग टीचरों से। तो यहाँ पर अलग अलग मिल सकता है, तो वो होगा हमारा कौन सा, अपसारी चिंतन। अभिसारी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, जो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द बॉक्स में हमने आपको बताया कि हमारी समझ से परे अगर हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो हमसे यही पूछा गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8th वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 8th जो क्वेश्चन है हमारे पास, सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों को किस दक्षता, किस क्षमता का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है। विच एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट इन कंटिन्यूअस एंड कंपेरिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सतत, सतत का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है। अगर मैं आपको 3 महीने पढ़ा लेता हूं, जैसे कोई बच्चा स्कूल में है, तो स्कूल के पहले दिन से और उसके फाइनल एग्जाम तक जो चीजें हमने पढ़ाई है, फाइनल एग्जाम के बाद हम जो है, उसने जो फाइनल एग्जाम जो पेपर दिया हुआ है, उसमें एनालिसिस करते हैं और उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बता लेते हैं उस बच्चे का जो आप रिजल्ट बनाते हैं, तो उसके बिहाफ पर आप समझ पाते हैं कि बच्चे को कितना पूरे साल भर में समझ में आया है, कितना उसने पढ़ा है, ठीक है, और कितना उस बच्चे पे काम करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि जो विद्यार्थी होते हैं, सतत व्यापक जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, अगर हम ज्ञान की बात करते हैं तो भैया ज्ञान के लिए तो ही हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान के लिए ही तो हम चेक कर पा रहे हैं उसको, जब हम उसका सतत मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका नॉलेज भी तो पता चल पाएगा कि कितना उसने सीखा है। इज दैट क्लियर। ये तो सही हो जाएगा भाई, ज्ञान का तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। रुचि, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट से हमें कहां पर समझ में आएगा, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि भाई मुझे एक सब्जेक्ट समझ में आता है, मैं, मेरा इंटरेस्ट जो है जैसे साइंस पढ़ने में है, या जैसे आपका सीडीपी पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को भी तो देखना है, जिस सब्जेक्ट में बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो सब्जेक्ट में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतत मूल्यांकन के लिए सही हो जाएगा। दूसरा, वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है उसको आप कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं, अगर आपको मैथ्स अच्छे से समझ में नहीं आती है, आपने मैथ्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, आप सोच रहे हैं भाई मैं साइंस में अच्छा हूं, मैं साइंस में ही अच्छा स्कोर करूंगा, अगर आप मैथ्स में नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे भाई। क्या, जैसे अगर आप अभी यूटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप केवल सीडीपी पढ़ लें, अगर आप अपना सब्जेक्ट ना पढ़ें या लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश ना पढ़ें, तो क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको मूल्य देना पड़ेगा। इसका मतलब ये तीसरा भी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या हैं, सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक शिक्षक कक्षा में हमेशा लड़कों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर ही टिप्पणी प्रदान करता है तो वह बढ़ावा देता है। इफ अ टीचर एन ऑलवेज गिव कमेंट्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉयज इन द क्लासरूम ही प्रमोट्स। अगर कोई टीचर
किसी क्लास में केवल जो लड़के हैं, जो मेल हैं, जो लड़के हैं उनको रिस्पॉन्स करता है, और जो फीमेल है यानी कि जो लड़कियां हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या होगा? जेंडर बायसनेस होगी, यानी कि वह जो टीचर है वह किसको वैल्यू दे रहा है? वह लड़कों को वैल्यू दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ऑप्शन से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन। वैसे मैंने आपको बता दिया। लैंगिक रूढ़िवादी, लैंगिक रूढ़िवादी कहां से हो जाएगा? जब लड़कियों को वैल्यू ही नहीं मिल रही है, जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है लड़कियों को, तो यहाँ पर जो है जेंडर यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता कहाँ हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जो जेंडर रूढ़िवादिता है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। कहां से हो पाएगा? क्योंकि जो टीचर है वह केवल रिस्पॉन्स किसको कर रहा है? लड़कों को दे रहा है। किस चीज को बढ़ावा देगा? लैंगिक रूढ़िवादिता को तो नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि दोनों को जो है इक्वली रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, दूसरा क्या है? लैंगिक पक्षपात। अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया भी है कि जेंडर बायसनेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, केवल लड़कों को ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, लड़कियों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जेंडर बायसनेस देखने को मिलेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। और क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं एक बार। लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता तो नहीं होगी भाई, ये तो नहीं होगा। संवेदनशीलता तो अलग चीज हो जाएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे भाई, जो मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन। और मैं हर एक ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको ऑप्शन भी समझ में आए और आप क्या कर पाए, क्वेश्चनों के जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करके आप अपने आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, दूसरा यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है? एक बालक की बुद्धि लब्धि 105 है, टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार आप उसे किस वर्ग में रखेंगे? द इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ अ चाइल्ड इज 105, in which category you will place him as per the classification of टर्मन। अब यहां पर कह रहा है टर्मन ने जो वर्गीकरण किया था बुद्धि का, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन में क्या कह रहा है हमारे पास? सबसे पहले बात कर रहा है बुद्धि, बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है हमारे पास? 105, यानी कि जो आईक्यू दे रखा है हमारे पास, आईक्यू लेवल दे रखा है कितना? 105। अब आपको सबसे पहले तो आईक्यू लेवल पता होने चाहिए कि किसका कितना आईक्यू लेवल होता है। कुछ ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनका आईक्यू लेवल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से, और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको दोबारा दिखेंगे तो आप आंख बंद करके इस तरीके के क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए पहला ऑप्शन क्या है? मंद बुद्धि। अगर हम मंद बुद्धि बच्चे की बात करते हैं, जो बच्चा बिल्कुल समझ ही नहीं पाता किसी चीज को, उसके लिए जो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल जो होता है वह होता है 72 75। क्या होता है? 72 75। ठीक है, दूसरा क्या है? सामान्य बुद्धि की अगर हम बात करें, एवरेज जो इंटेलिजेंस होता है, आईक्यू लेवल होता है, वह क्या होता है? यहां लिख लेता हूं, आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल से आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सामान्य बुद्धि की हम बात कर रहे हैं, तो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है वह होता है 90 से लेकर 119 तक। क्या होता है? 90 से लेकर 119 तक, 119 तक आईक्यू लेवल होता है सामान्य का। ठीक है, अगर हम श्रेष्ठ बुद्धि की बात करें, सुपीरियर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो सुपीरियर का जो आईक्यू लेवल होता है भाई वो होता है 120 से 139 तक। ठीक है, जो
सुपीरियर इंटेलिजेंस होता है, जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना से कितना 120 से 139 तक। ठीक है, एक और आता है हमारे पास, वो आता है अतिश्रेष्ठ बुद्धि, यानी कि वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस, जिसको हम जीनियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम जीनियस बोलते हैं। तो वो इसी कैटेगरी में आता है, अतिश्रेष्ठ बुद्धि में, वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस। तो यहां पर हम अगर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपको बता रहा हूं आईक्यू लेवल तो 140 या 40 से एबव, या 40 से अधिक, यहाँ पे से अधिक लिखता हूं मैं। ठीक है भाई, क्या बताया मैंने आपको? अतिश्रेष्ठ बुद्धि बताई मैंने, वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस, यानी कि 140 से या 140 या 140 से ऊपर वाले जितने भी आईक्यू लेवल वाले होंगे वो सारे अतिश्रेष्ठ बुद्धि में आएंगे, यानी कि वेरी सुपीरियर, क्या? वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस में आएंगे। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था एक बालक की बुद्धि कितनी दे रखी है? 105। अब आप देखिए 105 किसके बीच आ रहा है? 90 और 105 के 119 के बीच में आ रहा है 105, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा, वही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आपको इंटेलिजेंस से अगर क्वेश्चन आता है, आईक्यू लेवल पे अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से इस प्रकार एलिमिनेट कर सकते हैं। इनको याद कर लेना, बहुत हेल्प करने वाले हैं। और क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को टू प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी इन क्लासरूम अ टीचर शुड, यानी कि एक टीचर को जेंडर को इक्वली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्या करने की आवश्यकता है टीचर को? ऑप्शन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सभी लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऐसे थोड़ी कि ये लड़की कम पढ़ने में है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट है तो इस पे ध्यान दो, इस पे मत दो, ऐसा हो सकता है? या उसको बिल्कुल पीछे बिठा दो जिसको कम पढ़ना आता है? बिल्कुल भी नहीं, आपको इक्वली ट्रीट करना है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, दूसरा देख लेते हैं। सभी लड़कों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सेम एज इट इज, जैसे मैंने फर्स्ट में लड़कियों के लिए बोला है वैसे ही लड़कों के लिए भी कह रहा हूं भाई। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये तो सही हो जाएगा। थर्ड देखिए, लड़कियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा लड़कों के साथ, ट्रीट गर्ल्स एज सेम एज बॉयज, यानी कि जैसे लड़कियों को ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही लड़कों को भी अगर इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, या जैसे लड़कों को ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही लड़कियों को भी इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है दोनों को क्या किया जा रहा है? यहाँ पर दोनों के लिए क्या हो जाएगा? जो आपका जेंडर इक्वेलिटी होगी वो क्या बनी रहेगी। आई बात समझ में? लड़कियों को भी उतना ही ट्रीट अच्छे से किया जा रहा है, लड़कों को भी सेम इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है जो इक्वली जो ट्रीट किया जा रहा है जेंडर को, तो ये तो सही हो जाएगा। अब तीनों मुझे सही लग रहे हैं। लास्ट ऑप्शन देखिए, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एक बार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई बच्चे जल्दबाजी में उपरोक्त सभी में टिक कर देंगे, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश तो करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कक्षा में लैंगिक समानता बढ़ावा देने हेतु शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता है? भाई शिक्षक को दोनों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, तभी तो समानता को बढ़ावा मिलेगा। मिलेगा, इसका मतलब दोनों की बात हो रही है। इसका मतलब क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है मेल की बात और फीमेल की बात। क्या क्वेश्चन बात कर रहा है किसकी? मेल की। क्वेश्चन कर रहा है किसकी बात? मेल की और फीमेल की।
मेल और फीमेल की बात कर रहा है, तो दोनों को अगर हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा समानता को बढ़ावा देने के लिए हो जाएगा लैंगिक। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हम गर्ल्स को और बॉयज को दोनों को ही इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चा विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वयं से अध्ययन करता है, यह उदाहरण है। अ चाइल्ड स्टडी ऑन हिज ओन टू नो द सब्जेक्ट मैटर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह किसका एग्जाम्पल है? कोई बच्चा खुद से सीखने की कोशिश कर रहा है, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन दे रखा है आंतरिक अभिप्रेरणा का, इंटीरियर मोटिवेशनल होना चाहिए, इंटरनली होना चाहिए था यहाँ पर इंटीरियनिस्टिक, ये गलत कर दिया भाई, इसको इंटरनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, इंटरनल हो जाएगा, मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा ये वाला, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा ये। ठीक है, अहम प्रवृत्ति का, शिक्षक की अवहेलना का। अब यहां पर देखिए भाई, शिक्षक की अवहेलना यानी कि इग्नोरेंस ऑफ द टीचर, यानी कि टीचर को इग्नोर कर रहा है। क्यों होगा भाई टीचर इग्नोर, जब बच्चा खुद से सीखना चाह रहा है? जैसे आप सीडीपी की तैयारी, अगर आपने कोई बुक ले ली, ठीक है, यूटेट पेपर के लिए आपने कोई बुक ले ली और आप खुद से अगर तैयारी कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या टीचर को इग्नोरेंस करोगे? आप इग्नोर करोगे? नहीं करोगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बुक इस लैंग्वेज में आप लोग नहीं समझ पाते। टीचर का रोल ही क्या होता है? टीचर का रोल होता है, वैसे तो टीचर भी बुक से ही पढ़ता है, लेकिन टीचर का रोल ये होता है कि बच्चे को अच्छे से समझ आए, ये समझाने का काम कौन करता है? टीचर करता है। अगर आप विदाउट टीचर के अगर आप खुद जानकारी ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी समझ में नहीं आएगी, दूसरे के समझाने से ज्यादा अच्छे समझ में आती है। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि कोई बच्चा जो है विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर रहा है और स्वयं अध्ययन करता है, यह किसका उदाहरण होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा का, कि वह खुद के अंदर से ही प्रेरित हो रहा है। दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा का, बाहरी मोटिवेशन से। बाहरी मोटिवेशन कब होगा? जब मैं आपको जैसे समझा रहा हूं, तो वो क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगा? अगर आप इंटरनली, अगर आप खुद से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो वो आंतरिक हो जाएगा। और अहम प्रवृत्ति का एगोइस्टिक नेचर, इगोइस्टिक नेचर का मतलब क्या है कि जैसे आप मेरी क्लास में आ गए, ठीक है, और आपने सोचा, जैसे एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, और आप क्लास में आए, आपने पहला क्वेश्चन देख लिया और आपने बोला ये तो मुझे आता है। अब आपको आता है लेकिन सारे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं ना। अब आप में क्या हो गया? इगोइस्टिक आ गया कि भाई मैं तो सारे पढ़ सकता हूँ, मैं तो सर से अच्छा पढ़ा सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा? इगोइस्टिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या है? शिक्षक की अवहेलना, यानी कि इग्नोरेंस, या टीचर को आप इग्नोर कर रहे हो, आप खुद ही पढ़े जा रहे हो और जो टीचर समझा रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको पूछा क्या है? हमको क्वेश्चन में पूछा है बच्चा खुद से पढ़ रहा है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा हो रही है ना, इंटरनली मोटिवेशनल मोटिवेशन आ रहा है ना उसके अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अब यहां पर देखिए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रेरित किया गया? अब आपके पास अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। मैस्लो ने,
हर्जबर्ग ने, दूसरा विक्टर वूम ने, व्रूम होगा, व्रूम, विक्टर व्रूम है ये, ठीक है, विक्टर व्रूम, ठीक है भाई, विक्टर व्रूम। स्किनर। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसने प्रतिपादित किया ये सिद्धांत। तो यहाँ पर मैं सारे जो हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक दिए हैं इनके बारे में बता देता हूं किसने कौन सा दिया है। यहाँ पर देखिए, जो मैस्लो जो वैज्ञानिक हुए थे इन्होंने दिया था आवश्यकता आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है भाई। ठीक है, और जो हर्जबर्ग हुए हैं इन्होंने दो कारक सिद्धांत दिया था, क्या, दो कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत दिया था, ठीक है। और या एक दूसरा भी दिया था, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, अब अभी आपको बता दूंगा दूसरा कौन सा दिया था इसी के साथ। अगला है यहाँ पर विक्टर व्रूम, ठीक है। और विक्टर व्रूम जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ही आपका अभिप्रेरणा प्रत्याशा का क्या दिया था, यहाँ पर सिद्धांत दिया था। और जो स्किनर हैं, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो मैंने आपको जो है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नाम दिए थे इन सबके सिद्धांत के बारे में बताया है, ठीक है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा विक्टर व्रूम, वैज्ञानिक थे जिन्होंने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जो स्किनर हैं, जो स्किनर हैं इन्होंने क्या किया था, किस पे रिसर्च किया था, ऐसे कौन से दो जानवर थे जिन पे स्किनर ने अपना प्रयोग किया था, ये आपको कमेंट करना है ये आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, यदि गणितीय योग्यता विद्यार्थी को विज्ञान के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलती है तो यह कहलाता है। इफ स्किल ऑफ मैथमेटिक्स हेल्प द स्टूडेंट इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल इन साइंस दिस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, ठीक है। इस प्रकार के लर्निंग के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं हम, हमको जैसे मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं मैथ्स के स्टूडेंट हूँ और मुझे साइंस में जैसे फिजिक्स में आपके क्वेश्चन होते हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मुझे हेल्प मिल रही है क्योंकि मैं मैथ्स में क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकलों को, तो मुझे फिजिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन से आप समझ पाएंगे कि यह जो सहायता मिल रही है, ठीक है, विद्यार्थियों को विज्ञान की संख्या प्रश्नों को हल करने में सहायता करती है, तो यह कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्शन देखिए एक बार, धनात्मक स्थानांतरण, भाई पॉजिटिव ट्रांसफर तो बिल्कुल ही होगा, ठीक है। भाई मुझे मैथ्स आती है, मेरे अंदर ऑटोमेटिक ही पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। क्यों आएगी पॉजिटिविटी, क्योंकि मुझे पता है भाई कि मुझे मैथ्स आती है तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मुझे हेल्प मिल जाएगी, मैं अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा ऋणात्मक, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर तो ऑटोमेटिक ही दिख रहा है भाई कि मैं मैथ्स मुझे आती है और मैं साइंस के क्वेश्चनों को भी कर पा रहा हूँ न्यूमेरिकल,
तो ये तो गलत हो जाएगा, नेगेटिविटी तो होनी नहीं चाहिए, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्षैतिज क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्यों होगा भाई, हॉरिजॉन्टल ऐसे ट्रांसफर थोड़ी होगा कि मैं मैथ्स कर रहा हूं तो फिजिक्स के क्वेश्चनों को भी धड़ाधड़ कर लूंगा। आई बात समझ में, मतलब मैथ्स है तो मैथ्स फिजिक्स में जो है थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन होती है, हेल्प तो मिलती है लेकिन कैलकुलेशन आपको आसान लगेगी वहां पर। जो साइंस का स्टूडेंट वो मैथ्स थोड़ी कर पाएगा। अगर कोई बायो का स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, उसको सीखना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा उसको, तभी वो कर पाएगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा और ना ही वर्टिकल होगा, ना ही वर्टिकल से लेना देना है ना ही हॉरिजॉन्टल से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 14 वाला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को, क्योंकि आज के सेशन में मैं टोटल 15 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो सीडीपी में आपसे 2025 यूटेट पेपर 2 में पूछे गए थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि टीचिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होता है, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए भाई शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, देखिए यहां पर देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आंसर तक पहुंचेंगे। स्मृति, स्मृति का मतलब जो चीज मुझे याद है मैं उसी को कर रहा हूं। तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका इससे तो हमारा माइंड जो है डेवलप ही नहीं हो पाएगा। जो चीज हमारे पास है हम अगर उसके अतिरिक्त हम नहीं सीख पा रहे हैं तो नॉलेज की कमी होगी भाई हमारे अंदर। आई बात समझ में, हमें तो नॉलेज गेन करना है, जितना नॉलेज आप गेन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आई बात समझ में। दूसरा क्या है, बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ समझना ही थोड़ी होता है भाई। कोई चीज मैं समझ रहा हूं अगर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूं, अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ समझ रहे हैं खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ कर पाएंगे, आपका जो मेमोरी लेवल है क्वेश्चनों को समझना है क्या वो इंक्रीज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है हमारे पास चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। बिल्कुल है भाई, चिंतन स्तर अगर कोई चीज हमें दे दी गई है, कोई क्वेश्चन मैं आपको जैसे समझा रहा हूं, आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, अब आप सोचने लग जाओगे, तो थिंकिंग प्रोसेस के कारण आपका जो माइंड है वो इंक्रीज करेगा, नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करेगा। तो चिंतन जो रिफ्लेक्टिव जो यहाँ पर लेवल होता है वो सही होता है। तो इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज या नन ऑफ एवब। तो ये क्या है इनमें से, तो एक तो हमारा सही निकल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आज मैंने आपको क्या करवाया है, आज मैंने सीटेट पेपर 2 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसके 15 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है भाई, इन 15 क्वेश्चनों के साथ आपको डिटेल में कैसे कीवर्ड से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है अपने आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं, और आपको एक एक वर्ड मैंने अच्छे से समझाया है। आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें।